एक C3 और एक C4 जिसको तुम ऑब्सेंट है, एक C3 और एक C4, यही टॉपिक IMP है पूरे चैप्टर में। सुनते जाओ समझते जाओ। सर पहले इसको C4 क्यों बोला गया, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसको C4 क्यों बोला गया। C4 इसलिए बोला गया क्योंकि CO2 जब फिक्स होता है तो पहली बार जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बन नंबर 4 वाला मिलता है। एक बात बता, तूने C3 नाम क्यों दिया था इसके पहले। C3 क्योंकि CO2 फिक्स होने के बाद जो पहला प्रोडक्ट मिला वो कितने कार्बन का था, जिसका नाम PGA था ना, क्या था। लेकिन यहाँ CO2 फिक्स करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा वो कितने कार्बन का रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज C4। और बेटा इसका नाम है OAA, क्या नाम है इसका, 4 कार्बन का है ये, इसलिए इसका नाम C4। ओके, तो एनसीईआरटी क्या कहती है देखो वन बाय वन। सबसे पहली चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा, C4 पाथवे, C4 पाथवे होता है C4 प्लांट में। C4 पाथवे होता है विच प्लांट में, और ये प्लांट जो रहते हैं ये आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एरिया में। ये पौधे कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल का मतलब है जहाँ पे धूप ज्यादा है, ट्रॉपिकल का मतलब है जहाँ पे धूप बारिश ज्यादा है। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, और जहाँ पे यूके, जहाँ पे कनाडा, वो एरिया टेम्परेट होता है। क्या होता है, टेम्परेट। दो ही एरिया होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ट्रॉपिकल का मतलब ज़्यादा घने जंगल वाले, बारिश वाले और धूप वाले जगह, ट्रॉपिकल। समझा मैंने क्या बोला, ट्रॉपिकल। और जो ठंड वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं टेम्परेट। तो बता, C4 पाथवे जो होता है इसका एक मतलब C4 पाथवे कौन से पौधे में है और ये कौन से एरिया में मिलता है। अब मैं इस ट्रॉपिकल रीजन को स्पेशली अगर मैं बोलूँ महाराष्ट्र में ये एरिया मैक्सिमम कहाँ है, थोड़ा सूखा एरिया भी रहता है ये, तो ये एरिया आपको मिलेगा मराठवाड़ा में। कहाँ मिलेगा, मराठवाड़ा, बीड़, परभनी, बराबर ना, नाम सुने हैं। हाँ, तो सर ट्रॉपिकल रीजन, तो ये आपको पौधे मिलते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, वहां पे अडेप्ट हो जाते हैं। हाँ सर समझ में आया इतना, ये क्या है, तो पहला वो टिक कर ट्रॉपिकल रीजन वाला एरिया। तो बता C4 प्लांट कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल, एकदम सूखा ट्रॉपिकल। उसके बाद जब भी तू CO2 फिक्स करेगा, जब भी CO2 फिक्स करेगा, तेरा पहला प्रोडक्ट जो होगा बेटा वो कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का, जिसका नाम क्या है, ये भी लिख ले, जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये लिख लो, CO2 फिक्स करने के बाद पहला प्रोडक्ट मिलता है। हो गया, लवकर येत चला। हो गया ये, तुम्हाला जर कोणी जेवायला बोलावलं कसे लवकर जाता तुम्ही, 10 मिनिटं आधी पहिल्या पंक्तीत बसायला। हां, पहिल्या पंक्तीत बसायचं आहे। पहिले जेंट्सची पंगत का बसते रे, मी सांगितलं रिझन ना, पहिले जेंट्सची पंगत का बसते।
भाई त्या लोखंड आहे ना. गंमतचा विषय आहे. पण जर पहिले बायांची पंगत बसली ना तर जेंट्स उपाशी राहून जातील, नाही घरी चले जातील ते. ओके. तो इनकी खासियत क्या है सुन. C4 प्लांट की खासियत क्या है. C4 प्लांट की खासियत क्या है. इसकी पहली खासियत है इसका है लीफ पैटर्न. इसका लीफ कुछ अलग होता है. इसका लीफ कुछ अलग होता है. ये पौधा इतना खतरनाक रहता है कि वो हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है. हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है. 40 डिग्री भी सहन कर सकता है ये. हाँ, टॉलरेट का मतलब सहन करना. उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो उसको भी वो सहन कर सकता है. ज़्यादा इंटेंस वाला लाइट हो उसको भी ये सहन कर सकता है. इतनी क्षमता है उसके अंदर. गॉट इट. उसके बाद में ये वाला जो स्टेटमेंट है फिलहाल इसको पढ़ना मत. इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, बाद में पढ़ाऊंगा मैं फोटो रेस्पिरेशन करके, वो बाद में पढ़ना. फिलहाल इसका सिर्फ नाम याद रख, फोटो रेस्पिरेशन करके. उसके बाद में सर ये जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट, इसका बायोमास ज़्यादा है. बायोमास ज़्यादा का मतलब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है. अगर मैं C3 प्लांट वर्सेस C4 प्लांट की बात करूं तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है. सर ये इसका बायोमास ज़्यादा है. बायोमास का मतलब होता है बेटा वो कितना खाना बनाता है. इसका भी बायोमास. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. C3 प्लांट ने 2024 में 24 में C3 प्लांट में 50 क्विंटल बायोमास दिया. कितना क्विंटल. तो ये बंदा 100 क्विंटल देगा, है ना. इट इज बायोमास. बायोमास को अपन गिनते हैं वजन में, केजी में या क्विंटल में. मतलब उसने कितना खाना बनाया. समझा मैंने क्या बोला. तो बता C3 और C4 में अगर मैं कंपेयर करूँ तो कौन किसका बायोमास ज़्यादा है. हाँ, उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है. बहुत खाना बनाता है वो. ठीक है. हाँ सर समझ में आया, बस इतनी बात याद रख. तो एक बार बता, C4 प्लांट में क्या खासियत है, कौन सा एनाटॉमी इसका अलग है. लीफ एनाटॉमी. वो भी कौन सा है बताऊंगा मैं तुझे. मैं जो नाम लूँ टिक कर ले. टिक कर, क्रैंस टिक कर. क्रैंस एनाटॉमी है उसके लीफ में. उसके लीफ में है क्रैंस एनाटॉमी. इसके लीफ में है क्रैंस एनाटॉमी. ये क्या होता है सर. अब मेरी बात समझ बेटा. व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी. ये लीफ है. उस लीफ का ये है अपर एपिडर्मिस. ये लीफ का अपर एपिडर्मिस. तो ये क्या होगा बेटा, लोअर एपिडर्मिस. ये पता है सर, ये लेयर्स है उसकी. अब इसके बीच में आता है वस्कुलर बंडल. कौन है बीच में. पता है ना, जाइलम फ्लोएम. और इसको कवर किया है एक स्पेशल सेल ने जो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज है. एक स्पेशल सेल ने जो काफी कॉम्पैक्टली अरेंज है. ये सेल है लाल कलर का. इस लाल कलर के सेल का नाम होता है बंडल शीथ. क्या नाम है इसका. बंडल शीथ. बंडल शीथ. तो बता येलो कलर में कौन. कवर बाय विच सेल. तो ये जो है ना, ये इसको पट्टा बोलते हैं. पट्टा, गले का पट्टा. ये गला. कौन है मस्कुलर बंडल, गला. ये गले का पट्टा. उसी पट्टे को बोलते क्रैंस. क्रैंस माने पट्टा, नेकलेस जैसा. समझ में आया. ये नेकलेस क्या होता है. तो नेकलेस क्यों नाम है इसका. ओके. मतलब जैसे कि कोई यहाँ पे अपन कोई बैंड पहनते हैं, रिस्ट बैंड, है ना, वैसा.
तो कोई भी सराउंडिंग पट्टा उसको बोलते हैं अपन क्रैंस। क्रैंस एनाटॉमी है इसका। सर क्रैंस का मीनिंग क्या है? क्रैंस का मीनिंग होता है रिथ। रिथ माने सराउंडिंग लेयर। रिथ का मतलब है सराउंडिंग लेयर। ये देख सराउंडिंग लेयर। ओके, तो कुछ शब्द है, याद रख। पहली चीज याद रख, ये लाल कलर के सेल का नाम क्या है? किसके सराउंडिंग है ये? हाँ, इस इस पैटर्न को, इस पैटर्न को, ये पैटर्न को क्या, ये लेयर है सर, मस्कुलर बंडल के आजू बाजू वाला लेयर है। इस पैटर्न को तू क्या नाम देगा? रिथ। रिथ मतलब होता है क्रैंस। व्हाट इज रिथ? क्रैंस। दो एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। ऐसे पत्थर को ही स्टोन बोलते हैं और स्टोन को ही पत्थर बोलते हैं, ऐसा है ये। क्रैंस को हमने क्या नाम दिया सेकंड में? रिथ। रिथ का मतलब एक तरह का पट्टा, सराउंडिंग। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास सेल पाए जाते हैं जो बिखरे हुए हैं। इनका नाम पता है तुझे? इसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। कौन से सेल? ये डायग्राम बना ले। सर ये है क्या? ये लीफ का एनाटॉमी है। लिख लिया? अब इसमें कुछ कैरेक्टर है, जैसे क्लोरोप्लास्ट। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ये लेस नंबर में है, इसमें क्लोरोप्लास्ट कम है। कैसा लगा? इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा है। इसमें तुझे मिलेगी इंट्रासेलुलर स्पेस। आईसीएस का मतलब है इंट्रासेलुलर स्पेस, प्रेजेंट है। इनमें तुझे इंट्रासेलुलर स्पेस अब्सेंट मिलेगी, कॉम्पैक्टली अरेंज है ये। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? हाँ। तो तूने दो प्रकार के सेल देखे, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल में कम है और इस भाई साहब में बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। हो गया लिखना आपका? हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। क्रैंस का मीनिंग होता है ये पट्टा, लाल कलर का पट्टा मस्कुलर बंडल के आजू बाजू में।
C4 प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं मेज और सोरगम। सोरगम मतलब जवार। C4 प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं। कौन से एग्जाम्पल है C4 प्लांट के? मेज और सोरगम। सोरगम मतलब जवार। इसमें तुझे मिलेगा क्रैंज एनाटॉमी, मतलब मेज में मिलेगा प्लस सोरगम दोनों में मिलेगा तुझे क्रैंच एनाटॉमी। उसका और एग्जांपल लिख ले, शुगर केन। 3 एग्जांपल लिख, मेज, शुगर केन, सोरगम। सोरगम मतलब जवार। और एक खासियत है, ये जो पीले कलर का हमने ड्रॉ किया था वस्कुलर बंडल, और उसके आजू बाजू में ये है अपना बंडल शीथ। कौन है ये? तो इतना कॉम्पैक्ट होता है, इतना कॉम्पैक्ट होता है कि कोई भी गैस इसके अंदर आ जा नहीं सकती, मतलब यहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। इतना कॉम्पैक्टली अरेंज है ये वस्कुलर बंडल। इसीलिए कॉम्पैक्ट है ताकि कोई गैस इसके अंदर ना जाए या कोई गैस यहाँ से कोई रिलीज ना हो। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज इम्परमियस। इम्परमियस का मतलब होता है नहीं। यहाँ पे क्या नहीं होगा बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। इससे तो कॉम्पैक्ट है ना। कोई भी चीज कॉम्पैक्ट क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए कॉम्पैक्ट? ताकि कोई लेन देन की बात ना हो, है ना। इसलिए वो कॉम्पैक्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा यहाँ। ओके सर, ये समझ में आया आपने क्या बोला है? तो देखो, ये वस्कुलर बंडल है, इसके आजू बाजू में कौन से सेल है? बंडल शीथ सेल। कौन से सेल? मेरी बात सुनो अभी बेटा, इस सेल का नाम क्या है? बंडल शीथ सेल। क्या नाम है? बंडल शीथ सेल। और उसके अरेंजमेंट का नाम क्रैंस है। कोणाचं नाव क्रॅन्स आहे? हाँ, कळलं मी काय म्हटलं? क्रॅन्स कोणाचं नाव आहे? अरेंजमेंटचं नाव आहे. पण या सेलचं नाव काय आहे? एक्झॅक्टली असं. काय कन्फ्युजन? हे सेल कसे अरेंज आहे? कॉम्पॅक्ट. एवढा वेळ कसा काय? हा मग तुम्ही सोबत आल्या का? ओके, तुझं काय? ओके, मग तुझं काय? देखो, ये बीच में वस्कुलर बंडल है, बीच में वस्कुलर बंडल है, उसके आजू बाजू में सेल देख, इसके आजू बाजू में है बंडल शीथ। मैं रिपीट करता हूँ, बीच में कौन है? और इसके आजू बाजू में बंडल शीथ है। ये देख, ये है बंडल शीथ, ये बंडल शीथ है, और बीच वाला वस्कुलर बंडल है। ऐसा इस अरेंजमेंट का नाम है क्रैंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म। अब वो सुनते जाओ, समझते जाओ। सुनो बेटा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ C4 प्लांट, उसमें मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कैसे होता है। कल कितने बच्चे अब्सेंट थे? 1 2 3 4, ठीक है।
कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरा, कुछ टेक्निक की वजह से। डोंट वरी, तुम जो अब्सेंट थे ना, एक काम करो, जो अब्सेंट थे तो कल या परसों में एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, उसमें आ जाना तुम। कल या परसों एक्स्ट्रा क्लास लूँगा मैं C3 टॉपिक के लिए, C3 के लिए, तब आ जाना उस वक्त। हम्म। क्योंकि वो C3 समझना जरूरी है, जब तक C3 समझेगा नहीं C4 में थोड़ा दिक्कत जाएगा तुम्हें। आज जितना माइंड में जाता है उतना आप माइंड मतलब कैप्चर कर लो, जो नहीं आता है वो छोड़ दो, ठीक है। इसमें सर दो प्रकार का सेल है बेटा, सुनते जा समझते जा। इसके पहले सेल का नाम है मेसोफिल सेल। ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसके पहले सेल का नाम है मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल है। इसके दूसरे सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। क्या होना चाहिए बेटा? बंडल शीथ सेल। उसके दूसरे सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, पहले सेल का नाम क्या है? मेसोफिल सेल। दूसरा सेल कौन सा? याद रखो इन दो सेल को, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल। मैंने आपको कल जब C3 प्लांट पढ़ाया था, C3 पाथवे, C3 प्लांट, तब मैंने ऐसे दो सेल ड्रॉ किए थे क्या? नहीं, उसमें एक ही सेल रहता है मेसोफिल। C3 में एक ही सेल रहता है, कौन सा? लेकिन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ दो दो सेल है। तो होता क्या है सुन लें सर। अब ये सेल है, सेल के अंदर एंट्री होती है CO2 की। किसकी एंट्री होती है? CO2 की। अब सवाल ये है, CO2 की मुलाकात सबसे पहले किससे होंगी? यहाँ गड़बड़ है बेटा, CO2 की मुलाकात सबसे पहले होती है PEP के साथ। PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, नाम सुना होगा कहीं? फॉस्फोइनॉल, हाँ, ये 3 कार्बन का रहता है। और CO2 भाई साहब कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का है। तो CO2 की मुलाकात किससे हुई? PEP से हुई। याद रख, PEP। कंपैरिजन कर, हमने C3 पढ़ा था, C3 मैं यहीं से कंपेयर करूंगा। C3 पढ़ा था, तुझे याद है CO2 की मुलाकात सबसे पहले वहां पे RUBP से हुई थी। तो C3 में कौन? RUBP। यहाँ कौन? ऐसे याद रख, C3 में कौन? यहाँ कौन? PEP। फिर 3 और 1 कितने बन गए? 4। और 4 से यहाँ प्रोडक्ट बनेगा OAA। विच प्रोडक्ट? कितने कार्बन का? वेरी गुड, समझा। इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम जिम्मेदार है, वो भी कंपेयर कर तू। यहाँ पे एंजाइम जिम्मेदार है जिसका नाम है PEP केस। ये एंजाइम का नाम याद रख, PEP केस। PEP केस, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सी, पता है कार्बोक्सी? कार्बोक्सी का रिलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? PEP कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज। तो शॉर्ट में PEP केस बोलना, कार्बोक्सिलेज नहीं आएगा। PEP केस याद रखो। थोड़ा कंपेयर करो, लेकिन तो वो टॉपिक आप ओपन करो, C3 वाला टॉपिक ओपन करो, वहां पे देखना पहली बार एंजाइम था रूबिस्को। कौन था? यहाँ कौन है? PEP केस याद रखो। तो सर CO2 की मुलाकात किससे हुई? तो बताओ, who is the first CO2 acceptor? Which enzyme? Who is the first stable product? आ गया धन में? रिपीट कर, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, एंजाइम, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। आप C4 की बात कर रहे हो, C4 प्लांट बढ़ रहे हैं अपन। फिर OA वाले भाई साहब खुद को कन्वर्ट करते हैं एक नए फॉर्म में जिसका नाम है मैलिक एसिड। ये भी 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। इतना समझ में आया?
फिर ये मैलिक एसिड वाले भाई साहब यहाँ से ट्रैवलिंग करके इस तरफ जाते हैं। सर किस तरफ जाते हैं? बंडल स्थित की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? तो ये चला गया मैलिक एसिड। बेटा मैलिक एसिड 4 कार्बन का होता है। फिर मैलिक एसिड वाले जो भाई साहब होते हैं वो खुद को कन्वर्ट करते हैं एक नए फॉर्म में जिसका नाम होता है वापस ओए। क्या नाम है? ओए। जिसका नाम क्या है? ओए। ओए कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। समझा है क्या था? मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू ओए। अब यहां से थोड़ा गड़बड़ी है। ओए 4 कार्बन का है। इतना समझा मैंने क्या बोला? तो इसके बाद वाला फॉर्म देखो बेटा। जो ओए होता है ना, ओए होता है ना, इसका यहाँ पे मैं करूँ डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मैं यहाँ पे करूँ डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब बोल इसमें से कौन सी गैस रिलीज होंगी? अब ये बता, ओए कितने कार्बन का? इसमें से कौन रिलीज हुआ? बचे कितने कार्बन? 3 कार्बन का बनता है पायरुविक एसिड। कौन बनता है? ये बाद में लिखता हूं मैं इसको, इतना याद रख। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का होता है। और ये पायरुविक एसिड जो होता है यहां से निकल के वापस कहां पे आता है? मेसोफिल सेल में। समझा मैंने क्या बोला? पायरुविक एसिड नाम याद रख। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। फिर ये पायरुविक एसिड खुद को कन्वर्ट करता है इस कंडीशन में जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या नाम है? दोनों में सिमिलरिटी देख क्या है? इसका नाम बोल। पायरुविक। इसका नाम? क्या ये दोनों सेम है? हाँ है, सिर्फ उसमें फॉस्फोरस ऐड कर ले। अरे भाई इसका भी नाम वैसे देखा जाए तो पायरुविक एसिड है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड नहीं है। तूने पायरुवेट बोला, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। सिर्फ एक काम कर, यहाँ पर तू एक काम कर, यहाँ पे तू 2 एटीपी खर्च कर। 2 एटीपी खर्च कर, उससे मिलेगा 2 एडीपी। तूने क्या किया? पायरुविक एसिड में क्या ऐड किया? पायरुविक एसिड में क्या ऐड किया? एटीपी ऐड किया। उससे क्या मिला? अरे भाई पायरुविक एसिड में क्या ऐड किया? उससे क्या मिला? पीईपी मिला। एक बार कंडीशन को देख ले। तूने शुरू में क्या लिया था? मुलाकात किससे हुई? 4 कार्बन का कौन मिला? उसको कन्वर्ट हमने किया। ये कैसे कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ, उससे कोई हमें कोई लेन देन नहीं, वो एग्जाम में नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वही समझाऊंगा आपको। इवन तो ये पाथवे भी नहीं आता एग्जाम में, ये रास्ता भी नहीं आता एग्जाम में। क्या आता है बताऊंगा मैं आपको। ये पीईपी केस याद रखो, ये था एग्जाम में आता। ओए का कन्वर्जन मैलिक एसिड कहाँ गया? वहां काय में कन्वर्ट हुआ? ओए का क्या हुआ इधर? मैं शॉर्ट में लिखता हूँ डीसी, समझ लेना डीसी का मतलब क्या है। अब 4 में से 1 कार्बन गया तो कितने कार्बन? दैट इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड। वहां से अपने वापस घर में गया, इसका नाम क्या था? मैलिक मेसोफिल सेल। तो पायरुविक एसिड में कौन ऐड हुआ? वो काय में कन्वर्ट हुआ। वापस उसने क्या किया? चलता रहा सिलसिला। समझा इतना? हाँ। ये जो एक काम करिए, CO2 है ना, थोड़ा इधर जगह छोड़ दे, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी इधर, पहले इतना लिख लो।
और लिखने के तुरंत बाद ये डायग्राम एज इट इज अभी के अभी लर्न करो। मैंने पहले बोला CO2 के बाद जगह छोड़ो उधर, वो बॉक्स थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो, राइट वाला बॉक्स।